है ब्रेन के टिश्यूज की। तो ठीक है, इंसेफेलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन कॉज्ड बाय दी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ये वायरस है, ये डायरेक्टली करा देता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स ये डायरेक्टली पहुंच जाता है ब्रेन टिश्यूज पर, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो डायरेक्टली पहुंचती है, इसलिए इनके एक नाम याद होने चाहिए, हर्पेस सिम्प्लेक्स। पोलियोमाइलाइटिस बोले आप पूछोगे सर पोलियो, अब आपको पता है कि पोलियो आप पढ़ के आए हो सेकंड ईयर में, क्या पढ़ के आए हो कि ये ओरोफेकल रूट से जाता है। ओरोफेकल यानी ओरली और फीकल रूट से आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और ये वायरस अब ओरली जा रहा है तो आपके कहां पहुंचता है, गट में पहुंचता है। अब आप बोलोगे सर ये गट में पहुंचता है, मगर ये फिर पैरालिस कैसे करता था। सेकंड ईयर में क्या पढ़ के आए थे कि अपन को पता है गट में जब ये वायरस पहुंच जाता है उसके जस्ट पीछे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या बैक्टीरिया ये क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर फिर आपके अंदर एंटर कर जाता है। अब एंटर करने के बाद ये करता क्या है, अंदर एंटर करने के बाद जो आपके सेल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल्स का स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होते हैं, वो उनके अंदर उनको अफेक्ट कर देता है। तो यानी ये आपके ब्रेन को जनरली अफेक्ट इतना नहीं करता, ब्रेन तक बाद में पहुंच जाता है इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको जो पैरालिसिस दिखती है वो क्यों दिखती है, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट हो जाता है। अब इससे एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है निकल के कि सर बोले पोलियो में जो पैरालिसिस होता है वो पैरों का ही क्यों होता है, आता है ना निकल के, बहुत बढ़िया पॉइंट आता है कि इससे ही क्यों होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है जस्ट अ सेकंड, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो गट है, गट वो आपके कहां नीचे वाले रीजन में आता है, लंबर के नीचे वाले रीजन में, लंबर के आसपास। तो वो कौन सी वाली नर्व को अफेक्ट करेगा, लंबर के नीचे वाली नर्व्स को, और वहां की नर्व कहां सप्लाई करती है, लोअर लिम्ब पर। इसलिए आपका लोअर लिम्ब खराब होता है, क्योंकि वो गट से एंटर करता है ना, क्योंकि वो गट में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, गट में पहुंच जाता है, उसके थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स। एंटीरियर हॉर्न सेल्स, आपने कभी स्पाइनल, आपने उन लोगों को सुना कि उनका सेंसरी लॉस, उनका मोटर लॉस होता है, और एंटीरियर हॉर्न सेल्स मोटर लेके आती है उन सेल्स को, क्या उनके सेल्स की एक्टिविटी को खत्म कर देता है। इस वजह से उस जगह पर पैरालिसिस हो जाता है, और इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि लोअर लिम्ब में क्या होता है, क्योंकि उसकी लोकेशन की वजह से। ठीक है, और फिर यहां से जब वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंच गया तो वो कितना सीवियर हो गया, अगर वो ब्रेन पे जाके उसने अफेक्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, एंड कौन कॉज टेम्परेरी और परमानेंट पैरालिसिस। फिर एक होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसकी वजह से हो रहा था, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। ये प्रोटोजोआ की वजह से, ये जनरली ऐसा होता है कि जैसे प्रोटोजोआ बहुत जगह पे होता है, जैसे अगर आप अनकुक्ड मीट खाएं, सॉल खाएं, कुछ ऐसी वेजिटेबल अनवॉश्ड वगैरह, तो उनके अंदर होता है, अगर आप इसको खा लो तो फिर आज से आपको सीएनएस इन्फेक्शन हो जाता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसकी वजह से हो रहा था, इट इज अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो सीएनएस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द टॉक्सोप्लाज्म ट्रांसमिटेड चीफली थ्रू अनकुक्ड मीट, सॉइल एक्सेट्रा। क्रिप्टोकोकल, अब ये वो आ गए, दो मेनिंजाइटिस पढ़ चुके हैं। क्रिप्टोकोकल मतलब मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय फंगस। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, देखो इन तीनों में जो सबसे खतरनाक जो मेनिंजाइटिस होता है, सीरियस इन्फेक्शन, वो फंगल इसी की वजह से होता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज मोर सीवियर देन वायरल मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब क्योंकि मेनिंजाइटिस तो दोनों में ट्रेवल करते हैं, मैंने बोला ना कि अगर वो एक जगह इन्फेक्शन है, अगर वो ब्रेन में पहुंचता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड में भी इजीली ट्रेवल कर सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड में तो ब्रेन में भी इजीली ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, और किसके थ्रू होता है, कॉज्ड बाय दी फंगाई, अपन पढ़ के आ चुके हैं, फंगाई, क्रिप्टोकोकस फंगाई की वजह से। लास्ट वन न्यूरोसिस्टोसिरोसिस, अपन ने किसमें पढ़ा था, न्यूरोसिस्टोसिरोसिस पैरासिट करा रहा था। कौन सा पैरासिट करा रहा था, पॉर्क टेम्पोर, दैट इज टेनिया सोलियम। मैंने कहा था ना ये सब आप आगे पढ़ोगे तो सब में लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन वहां और यहाँ दो दो बार पढ़ लिए तो चीजें याद हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर में क्या है, वैसे सिंपल है मगर हेडिंग्स और उनके अंदर की चीजें, तो इसलिए मैं बार बार बोलता रहूंगा, जिससे याद करना आपको बाद में सिंपल हो, दिमाग में चीजें घुसती रहे। तो इट इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द सीएनएस एंड इज कॉज्ड बाय द पॉर्क टैपवर्म, दैट इज टेनिया सोलियम। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या दिखनी है, अगर बैक्टीरियल और फंगल में देखो साइन और सिम्टम्स सेम दिखते हैं। अब आपसे कोई पूछे सर वायरल में अलग सिम्टम दिखते हैं, सब सिम में सेम दिखते हैं, चाहे वायरस कराए, चाहे बैक्टीरिया कराए, चाहे फंगस कराए। अगर वो उसने इन्फेक्शन सीएनएस में कराया है तो सिम्टम्स सब के सेम होते हैं, मगर एक चीज इंपॉर्टेंट रखना कि पस फॉर्मेशन सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस में दिखता है, बैक्टीरियल वायरल वाले में पस फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, यानी एब्सिस नहीं दिखेगा, इट इज अ एसेप्टिक।
ये एसेप्टिक होता है, मगर ये सेप्टिक होता है। बस ये मेन डिफरेंस आप करके आ गए। बाकी सब सिम्टम सेम है। सिम्टम्स क्या आएंगे भैया, आप सिम्टम्स हजारों मन से लिख दो, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, कोई लिखने वाली चीज नहीं है। सीवियर हेडेक, बैक पेन, स्टेप, कंफ्यूजन, वीकनेस, फीवर, सीजर, पैरालिसिस, नोजिया, वोमिटिंग, ये सबके सिम्टम्स है ब्रेन में हर प्रॉब्लम। तो हम क्या बोल रहे थे, क्या क्या सारे सिम्टम्स हैं, सब में कॉमन सिम्टम, बस वो एसेप्टिक, एब्सिस, पस, वो याद रखना, बाकी सब में कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। और ये याद रखना, वायरस वाली चीजें बच्चों में बहुत कॉमन होती हैं, क्योंकि अपन को पता है बच्चों को स्टार्टिंग में वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। तो वायरल वाली जितनी प्रॉब्लम होती है ब्रेन की, वो सबसे कॉमन मिलती है बच्चों में एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, और बैक्टीरियल वाली चीजें एडल्ट में ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो बच्चों में, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि बच्चों में क्या, बच्चे तो हाई पिच्ड क्राई, मतलब वो अब वो चिल्ला के तो बोल नहीं सकते, तो वो हाई पिच्ड क्राई करते हैं, ठीक है। डायग्नोस क्या है, डायग्नोस आप अलग से अच्छे से इंपॉर्टेंट करके पढ़ना है। डायग्नोस सबका एक ही होगा भैया। डायग्नोस तो आपको क्या कराते हैं, अभी तो अपन जनरल डायग्नोस पढ़ रहे हैं, तो जनरल डायग्नोस में क्या सबके एक ही होंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्या, सबसे मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड लैब ब्लड, लैब ब्लड मतलब क्या, सीबीसी, सीबीसी करा, बोले सीबीसी से क्या पता पड़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी हाई मिलेंगे। कोई भी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, डब्ल्यूबीसी हाई मिलने का मतलब क्या है कि बॉडी में इन्फेक्शन है। अब डब्ल्यूबीसी हाई मिलने का होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेन में इन्फेक्शन है। इससे ये क्लियर हो गया कि अच्छा बॉडी में तो इन्फेक्शन है। अब बॉडी में तो है, बॉडी में है, फिर हम बाद में देखेंगे बॉडी में कि ब्रेन, फिर बाद में पहुंचेंगे। तो अभी स्टैंडर्ड आपको ये बता देगा, डब्ल्यूबीसी हाई मतलब ये क्लियर कर देगा, डब्ल्यूबीसी के भी अंदर मोस्ट कॉमन न्यूट्रोफिल्स और इस्नोफिल्स वगैरह भी, इस्नोफिल्स, और ठीक है। तो ये आपको क्या बता देंगे, मोस्ट कॉमन बता देंगे कि आपके बॉडी के अंदर इंफेक्शन है। फिर बाद में हम और आगे डायग्नोस करेंगे। और यूरिन टेस्ट भी भाई, यूरिन टेस्ट क्यों, यूरिन टेस्ट में भी इंफेक्शंस के पार्टिकल्स आने लग जाएंगे, इन्फेक्टेड, तो इससे भी अपन को पता चल जाएगा कि बॉडी में इंफेक्शन है। अब स्पेशली अगर अपन बात करें तो इसके लिए जनरली आप कहां से लोगे, कल्चर फ्रॉम नोज। नोज में कल्चर कैसे करते हैं आजकल, जो कोरोना में क्या कर रहे हैं, स्वैब टेस्ट, जो स्वैब टेस्ट कर रहे हैं वो इसी से तो करते हैं, नोज में। तो अब नोज से क्यों बोल रहा है, मैंने आपको बताया था साइनोसाइटिस, कोल्ड वगैरह ये बहुत कॉमन है, तो वहां से पता कर लेते हैं। अच्छा अगर यहाँ इन्फेक्शन हुआ है तो ब्रेन में इन्फेक्शन होने के चांसेस तो ज्यादा होता है। क्योंकि देखो ब्रेन में डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, ब्रेन होता है बहुत महंगा। ब्रेन महंगा मतलब क्या, ब्रेन की अब हर चीज महंगी होगी। अब ब्रेन में कुछ पता करना तो एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब कराने पड़ते हैं आपको, और इतने सस्ते तो होते नहीं। तो पहले हम ये पता करते हैं कि अच्छा ये तो पता कर लो, फिर ब्रेन पे जाएंगे। डायरेक्टली नहीं बोलते किसी को एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, तो पहले जनरल बोलते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ऑल्सो भी ठीक है। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन मतलब क्या, आपका स्प्यूटम, स्प्यूटम कल्चर होता है। इससे आपको ये पता पड़ जाता है कि स्प्यूटम कल्चर से कि आपके लंग्स में है ना, या फिर कोई जो पूरा ट्रैक या पूरे रास्ते में कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं, स्प्यूटम में आ जाएगा, ठीक है। फिर एमआरआई, अब जब आपको लगे कि अब ये कराने की जरूरत है, तो फिर बाद में आप एमआरआई वगैरह कराओ, है ना। एमआरआई में भी परफॉर्म, ये आपको फिर पूरा रूल आउट करके दे देगा कि ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है तो कहां हो रही है, और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। और देखो इन्फेक्शन अगर हुआ है तो ये बात तो क्लियर है कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन क्या करता है, बोले इन्फेक्शन के अंदर, इन्फेक्शन के 5 गोल्डन रूल सेकेंड ईयर पैथो, क्या बोले, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेम्परेचर और इरिटेबिलिटी, ये 5 इन्फ्लामेशन के कॉमन साइन होते हैं। अब स्वेलिंग वगैरह ये सब अगर स्वेलिंग होगी तो इजी सी बात है, वो अपना साइज बढ़ाएगी, और साइज बढ़ाएगी तो वो क्या होगा, ब्रेन का साइज तो बढ़ नहीं जाएगा, तो ब्रेन के अंदर आपको प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, कि ब्रेन के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ब्रेन तो बढ़ नहीं पाएगा ना बाहर क्रेनिया में, तो प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। एमआरआई में लगी दिखेगा प्रेशर हाई है, और इन्फेक्शन में दिखेगा ही दिखेगा। दिस डायग्नोस्टिक प्रोसेस हेल्प टू रूल आउट एनी प्रोसेस इन द ब्रेन दैट इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द ब्रेन एज वेल एज शो कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं वो सब भी। अब ये एक और होता है बहुत प्यारा, बोले लंबर पंचर करते हैं। बोले लंबर पंचर से करते क्या है, बोले आपके मोस्ट कॉमन जगह होती है, बोले L2 के नीचे करता है। अब आप पूछोगे सर L2 के नीचे क्यों करते हैं, अगर मैं कल आपको पढ़ा के आया था कि T12 और L1 तक ही रन करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बाद, फिर उसके बाद क्या रन करती है, बोले स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर कवरिंग मेनिंजेस वगैरह होती है वो सब चली जाती है, मेनिंजेस खत्म हो जाती है, फिर क्या रन करती है, फिर बोलते हैं अकेली ऐसे नर्व्स रन करती हैं, ऐसे नर्व, इसको अपन क्या बोल रहे थे, कॉर्डा इक्वाना, याद आया कॉर्डा इक्वाना। तो इनके ऊपर CSF होता है। अगर अपन CSF ले लें
तो देखो सीएसएफ तो आ कहां से रहा है, बोले ब्रेन से। अगर ब्रेन में कोई भी इंफेक्शन होना है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आना है, वो इंफेक्शन सीएसएफ में जरूर आएगा। तो लेकिन ये इतना इजी नहीं होता कि आपके लंबर को पंक्चर कर दो, वर्टिब्रा के बीच में निडल डाल के सीएसएफ निकाल लाओ। मगर ये जब करा जाता है जब उनको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एमआरआई में ये तो पता पड़ जाएगा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर हुआ किससे है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, किससे, तो फिर लंबर पंचर करके सीएसएफ निकाला जाता है। फिर सीएसएफ को रूल आउट करते हैं, फिर वहां से हमें पर्टिकुलर पता पड़ता है कि किस वजह से हुआ। ठीक है, तो सीएसएफ क्या, लंबर पंचर करते हैं। लंबर पंचर में भी L2 रीजन पे करते हैं। अब L2 पे क्यों करते हैं, आप बोलोगे सर T12 L1 पे खत्म हो जाती है, किसी किसी में कभी कभी एक्सीडेंट कर जाए तो, इसलिए L2 तक, L2 के नीचे ही करो। L2 पे भी नहीं, L2 के नीचे ही करते हैं। क्या हर बॉडी, हर लोगों की बॉडी अलग है, हर लोगों के बॉडी के स्ट्रक्चर अलग है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। L2 के नीचे लंबर पंचर करते हैं। आपसे कोई पूछे भी कि लंबर पंचर L2 के नीचे ही क्यों करते हैं, बोले क्या सर वहां पे मेनिंजेस की लेयर खत्म हो जाती है तो इन्फेक्टेड क्या कम से कम नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और वहां पर आपको क्लियर कट नर्व दिख भी रही होती है, अलग अलग होती है, उसमें तो गुच्छे में होती है। अगर आपकी थोड़ी भी गई तो ये कितनी सारी नर्व एक बार में चली जाएंगी। यहाँ तो नर्व अलग अलग होती है, इजिली कोई दिक्कत नहीं होता, इजिली यहाँ से करके सीएसएफ निकाल लेते हैं। ऊपर से मेनिंजेस भी नहीं होती तो वो भी डैमेज नहीं होती। ठीक है, वहां से तो क्या स्मॉल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द एरिया इन द लोअर बैक बिलो L2 वेयर फ्लूइड इन द स्पाइनल कॉर्ड इज रेडिली, ऐसा कौन सा फ्लूइड, सीएसएफ। और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा और कोई फ्लूइड होता है क्या, तो सीएसएफ लेते हैं। ठीक है, फिर उसका कल्चर करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया के वायरस है उसका कल्चर करके पता कर लेते हैं कौन सा बैक्टीरिया है कि कौन सा वायरस है, तो उसका कल्चर करके हम वो पता कर लेते हैं। पीसीआर आजकल बहुत सुन रहे हो गया, आरटीपीसीआर कोरोना में। अगर किसी दिन आपको पता है तो आपको पूरा बताऊंगा। आरटी का मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये दो अलग अलग टेस्ट होते हैं वायरस में ना, ये कोरोना में दोनों टेस्ट करने पड़ रहे हैं, दोनों टेस्ट से एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं कि आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड से आपका डीएनए निकालते हैं, और डीएनए आपको पता है अलग अलग डीएनए कितना लंबा होता है, उसको अलग अलग स्ट्रिंग्स में तोड़ लेते हैं। स्ट्रिंग्स में तोड़ने के बाद क्या करते हैं, बोले हमारे पास ऑलरेडी लेबोरेटरी में, हमारे पास कोरोना में भी यही करते हैं कि आपका डीएनए का अलग अलग तोड़ लेते हैं, फिर उन्होंने कोरोना से ऑलरेडी अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसी को याद है, क्लास 11th डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है अपने बॉडी में, कोई भी प्रोटीन बनानी हो आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनती है प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन क्यों बनानी, क्योंकि अपने बॉडी में हार्मोन कुछ ही बनाना हो तो प्रोटीन से बनते, तब ये बनता है। मगर जो कोरोना वायरस है उसके अंदर होता है आरएनए, तो उसके अंदर है आरएनए, तो आप हमारा डीएनए लेंगे उसका आरएनए लेंगे तो उससे क्या चेक कर पाएंगे, नहीं, तो उसका पहले आरएनए डीएनए में बदलो, इसलिए वो उल्टा करते हैं, इसलिए बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप अब उस वायरस का आरएनए निकालते हो, फिर उसको आप डीएनए में बदल देते हो, और फिर उस डीएनए की बहुत सारी कॉपी करके, बस एक की बदल दी, फिर फोटो कॉपी करके अपने बहुत सारी कॉपी करके अपने पास अलग से रख लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वायरस हैं, उन सबकी निकाल के रख ली जाती है। फिर क्या उससे बोले वायरस, वो बैक्टीरिया, उन्हें निकाल के रख ली जाती है। बोले इससे क्या होता है, बोले आपको बार बार नहीं निकालनी पड़ती। फिर आप अपना डीएनए लेते हो, फिर डीएनए को टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये अलग अलग सेगमेंटल होता है, टुकड़ों में तोड़ना गलत वर्ड है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज है, उसको वो बहुत टेक्निकल, जब पीसीआर समझना होगा तो बताऊंगा। तो उसमें क्या आपको याद हो यूजी ग्लाइडिन किससे रिएक्ट करता है ना, एडोनिन, एड्रोसिन, यूरेसिल, जीनोम, अलग अलग, तो वो किसी से क्या जैसे सेगमेंट में तोड़ के फिर क्या करते हैं, फिर इस डीएनए से मैच करते हैं, आपके सेगमेंटल मैच करते हैं, और इतने टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। कोरोना के केस में 35 साइकिल चलाई जाती है, 35 साइकिल कोरोना के केस में चलाई जाती है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, आपको याद है। बोले आपको अगर आप देखना किसी की कोरोना की रिपोर्ट लेना, ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो, देखो ऐसे तो हर कोई देख के बता देगा कि सर ये पॉजिटिव है, आप इंपॉर्टेंट क्या बताओगे, एक एवरेज C2 वैल्यू वहां लिखी होगी। C2 वैल्यू ये साइक्लिक वैल्यू होती है, ठीक है, तो C2 वैल्यू क्या बताती है, C2 वैल्यू अगर उसकी 30, जिसका पॉजिटिव है उसका 35 से नीचे होगी, 35 से नीचे होनी है, ठीक है। क्यों होनी है नीचे, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि कोरोना के केस में आप एटलीस्ट 35 साइकिल चलाओ। बोले डीएनए की स्ट्रैंड को, अपना जो डीएनए उसको जो आपने बैक्टीरिया वायरल का जो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट करा था उससे 35 टाइम्स तक मिलाओ। अगर 35 साइकिल में भी मैच नहीं होता तो वो पेशेंट को आप नेगेटिव बोल दो। अगर 35 के अंदर में अगर एक भी साइकिल मैच कर गई तो आप उसको पॉजिटिव बोल दो।
तो अब मैं कहां से आप एक चीज समझ सकते हो, बोले क्या, बोले जितनी जल्दी मिल गई, जितनी जल्दी मिल गई उसके अंदर उतना ही वायरस, उसके अंदर उतना ही वो उतना ही ज्यादा कोविड इन्फेक्टेड है, तभी तो इतनी जल्दी मिल जाएगी। कोई चीज ज्यादा प्रेजेंट है तो अभी तो जल्दी मिल जाएगी। तो ये C2 वैल्यू जल्दी देखना, जिसकी C2 वैल्यू 35 से जितने नीचे हो, कोई की 10 है कोई की 15 है, तो 15 वाला कम इन्फेक्टेड है, 10 वाला ज्यादा इन्फेक्टेड है। तो आपको स्पेशली अलग देखना चाहिए। पॉजिटिव तो हर कोई देख के बता देता है, लेकिन रिपोर्ट्स देखना सीखो। पहले CBC में, बाद में और लेक्चर्स भी कभी लूंगा तो आपको बताऊंगा, यूट्यूब पर डालूंगा जब मैं अपने, तो आपको जरूर बोलूंगा देखना उनको। एक CBC का जरूर है वो सीखना, एटलीस्ट CBC तो हमें सबसे बेसिक होती है, एक चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई क्या करता है, बोले नॉर्मल की रेट देखी, उधर मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, वहां से चेक कर लेते हैं और बोल देते हैं ये बढ़ा है कम बढ़ा है। लेकिन ओवर डॉक्टर कौन है, बोले बढ़ा कम से नहीं है, उससे बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है वो बताओ, होगा कि नहीं होगा बॉडी में इफेक्ट। जब कंप्लीट देखोगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पीसीआर कैंसर ट्रिपनोमा पैलिडम डीएनए इन CSF ऑफ पेशेंट। क्या, तो हमारे डीएनए पेशेंट लेते हैं और वहां से उसको चेक करते हैं, इसलिए आ गया डीएनए वाला वर्ड जो मैंने अभी आपको इतना सिखाया। टीबी किससे करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, नाम याद आया। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को मोंटॉक्स टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट है बोलते हैं, MENTAUX मोंटॉक्स टेस्ट। इसके और भी नाम होते थे, याद है किसी को, परक्यूट टेस्ट, PIRQUET परक्यूट टेस्ट, PPD टेस्ट, ठीक है, मोंटॉक्स टेस्ट, PPD, इन सबको ट्यूबरकुलिन टेस्ट होते हैं। इसमें हम करते क्या है, इसमें क्या है 5 ml ट्यूबरकुलिन हम पेशेंट के 5 पेशेंट के फोर आर्म पर फ्लेक्स और कौन से फ्लेक्सर एस्पेक्ट पर इंजेक्ट कर देते हैं, कहां, इंट्राडर्मली, स्किन के लेवल पर। फिर हम ये देखते हैं कि वो कितना लेंथ में बढ़ा, एक इसकी लेंथ होती है, एक साइज होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो वहीं पर होगी, जो रेडनेस आएगी अलग ही रेडनेस दिखेगा, रेडनेस उसी जगह पर है सिर्फ, तो नहीं है। लेकिन वो रेडनेस अगर फैल गई है लार्ज एरिया में तो पॉजिटिव है। इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप ट्यूबरकुलोनी डाल रहे होते हो और आपके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर वो एंटीबॉडी उसकी बन गई है। अब वो एंटीबॉडी जैसे ही इससे लड़ेंगे तुरंत रिएक्शन चालू हो जाएगी, और जैसे ही हाथ में रिएक्शन होगी तो पूरा जो एक एरिया उसके आसपास बहुत सारा लाल हो जाएगा, और रिएक्शन नहीं होगी तो वहीं पर एक छोटा सा आपको लाल दिखेगा और कोई एक एरिया। तो ये एरिया मेजर करा जाता है, अगर 20 मिलीमीटर तक आ गया तो आप फिर मोंटॉक्स टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और 5 मिलीमीटर से कम है तो आप उसको नेगेटिव मानते हैं, 5 मिलीमीटर से कम, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, बैक्टीरियल के लिए टेस्ट करते हैं ना। फिर बैक्टीरिया के अंदर ये था हमारा टीबी के लिए, और बैक्टीरिया में आप उनको ये पढ़ के भी लेटेस्ट पार्टिकल एग्लूटेशन टेस्ट भी कराते हैं। इससे क्या करते हैं, बोले एक बैक्टीरिया को भी लेते हैं और हमारे बॉडी से क्या निकालते हैं, हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज निकालते हैं, वो एंटीजन है। अगर दोनों रिएक्शन कर गई तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है, यानी हमारे अंदर वो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर वो हमारी बॉडी से अगर रिएक्ट नहीं कर, हमने ब्लड निकाला और उस बैक्टीरिया पर डालते हैं, और उस बैक्टीरिया अगर उन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन हो गई, तो इसका मतलब क्या कि आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है उस बैक्टीरिया के लिए, यानी आपके अंदर वो इन्फेक्शन है, मगर रिएक्शन नहीं हुई तो आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं है उस एंटीजन के लिए। तो इसको बोलते हैं लेटेस्ट पार्टिकल एग्लूटिनेशन। फिर एक्सरे कराओ स्कल का, साइनस का। डिफरेंशियल डायग्नोस कहां कराते हो, डिफरेंशियल डायग्नोस पर्टिकुलर इंसेफेलोपैथी क्या मतलब क्या होता है, इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है एनी ब्रेन डिसीज दैट अल्टर्स ब्रेन फंक्शन और स्ट्रक्चर, फिर वो इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, बहुत कुछ भी। तो अब ये डिफरेंशियल डायग्नोस का मतलब ये होता है कि हम इंसेफेलोपैथी और इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन आते हैं। सेम सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर पेशेंट को स्ट्रोक आया, वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स और इंसेफेलोपैथी के सिम्टम्स सेम होते हैं। तो वेस्कुलर में अगर स्ट्रोक आ गया, मतलब वेसल्स खराब हो गई, तो जो स्ट्रोक आता है या तो वेसल्स टूट जाए या उसके अंदर क्लॉट बन जाए। तो स्ट्रोक को इन्फेक्शन तो है नहीं, मगर इन दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं। ऐसे टॉक्सिक हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब डायबिटीज या हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज की कमी होना, उसके भी सिम्टम्स सेम होते हैं। यूरेमिया का मतलब होता है एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन। अगर किसी पेशेंट को हाई लेवल वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन में निकल रहे हैं बहुत ज्यादा ही, तो भी सेम सिम्टम्स आते हैं। तो इनके सिम्टम्स से इंसेफेलोपैथी को हमें अलग करना पड़ता है। वो कैसे करोगे, डिफरेंशियल डायग्नोस के लिए अलग अलग टेस्ट रखते हैं। वैसे ही ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस की तरह वायरल मेनिंजोइंसेफेलाइटिस है ना, उसके सिम्टम्स सेम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होते हैं। तो इनके ये आपको मैं क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि ये और जो नीचे डिसीज है इनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, तो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोस, ठीक है।
तो ट्यूबरक्लोसिस की जगह वायरल मेनिंजाइटिस, सब एक्यूट क्रोनिक मेनिंजाइटिस, क्योंकि देखो मेनिंजाइटिस को तो भैया सबके ही सेम होनी है, तीनों मेनिंजाइटिस हैं तो सबके, फिर तो आप क्या अलग कल्चर करके जैसे सीएसएफ में बताया था तो अंदर पता करोगे बैक्टीरिया से है कि वायरल से है। और वायरल मेनिंजाइटिस में तो भी फंगल, ये सबके सारी चीजें कॉमन है। सार्कोइडोसिस मालूम क्या होता है? ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मली इन कौन से इन्फ्लामेटरी सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एबनॉर्मली ग्रोथ हो जाती है इन्फ्लामेटरी सेल्स की आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, कहीं भी लिम्फ नोड पे हो जाए, आई पे हो जाए, स्किन पे हो जाए, कहीं भी हो जाती है, तो उसके भी सिम्टम्स सेम होते हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मेनिंजाइटिस को तो सिम्टम्स वैसे ही सेम होंगे, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ब्रेन के जितने भी हैं सबके सिम्टम्स सेम ही होते हैं, आपको डिफरेंट डायग्नोस करके पता करना पड़ता है क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट याद करने वाली चीज है कि किसमें कौन सा ड्रग देंगे, ठीक है, ये आपको याद करना है। बोले बैक्टीरिया में क्या दोगे? बोले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। बच्चों में क्या खिलाते हैं? नियोनेट्स, नियोनेट्स मतलब बिल्कुल नवजात, उनमें एम्पिसिलिन देते हैं। एम्पिसिलिन क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। फिर देते हैं एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंड सेफेलोस्पोरिन, इनका इन दोनों को मिला के देते हैं, ठीक है। बच्चों में वैनकोमाइसिन और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की देते हैं, और एडल्ट में भी यही। देखो बच्चों में और एडल्ट में सेम ही चीजें हो जाती हैं, बस डोज कम ज्यादा हो जाता है। नियोनेट्स में हमें अलग देनी पड़ती है, और उनमें अलग देनी पड़ती है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों में थोड़ी चीजें में बढ़ा के देनी पड़ती है, तो उनमें वैनकोमाइसिन, एम्पिसिलिन प्लस सेफेलोस्पोरिन देनी पड़ती है, ठीक है। स्टेरॉइड्स में क्या? डेक्सामेथासोन। यहाँ स्टेरॉइड्स क्यों दे रहे हैं? सेकेंड ईयर फिर अगेन फार्मा। स्टेरॉइड्स क्या? इन्फ्लामेटरी, दो होते थे, एक एनसेड्स होता था नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एक होते थे विद स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन क्या इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ये आपके बॉडी के अंदर को इन्फ्लामेशन को कम करेगा। तो इनके साथ आप ये तो बैक्टीरिया को खत्म करेंगे अलग ही है, मगर इन्फ्लामेशन भी तो हो रहा है, सिम्टम्स पे भी तो काम करना पड़ेगा, तो डेक्सामेथासोन दो, ठीक है। डेक्सामेथासोन बहुत कॉमन है स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। और अगर फिर वही चीज आ गई, फिर आपको देखो मेन आप बैक्टीरिया को तो मार ही रहे हो, देखो हर चीज है, वायरस में आप वायरल तो मार नहीं सकते, तो सिम्टम पे बात करो, और बैक्टीरिया में बैक्टीरिया मार सकते हो, उसके लिए अलग मेडिसिन है, फिर आप सिम्टम्स पे काम करना है। बोले इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके लिए दे दो, बोले सीएसएफ तो नहीं बढ़ रहा, बोले अगर सीएसएफ बढ़ रहा है तो फिर उसके लिए ड्रेनेज के लिए सीएसएफ संट याद आ गई, हाइड्रोसोफेलस वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल संट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट डालने पड़ता है अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मेस्टेक्टोमी करनी पड़ जाती है। मेस्टेक्टोमी क्या होता है? रिमूव ऑफ एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जिस जगह पे वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा फैल गया और आपको लगता है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर उस जगह को उस पर्टिकुलर उस इन्फेक्टेड पार्ट को काट के अलग निकाल दो, उसकी टोमी कर दो, ठीक है। ये है एक्यूट मेनिंजाइटिस, ये अलग 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 है। टीवी के लिए क्या? देखो एक एक ड्रग के नाम याद करने हैं। टीवी का आपको याद है डॉट्स का प्लान चलता था 6 महीने के लिए, तो टीवी में तो आपको वही देना है, टीवी में तो कुछ अलग दोगे नहीं। टीवी में तो आप पहले टीवी ठीक करो तो ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो टीवी में आइसोनिया जो आपका क्या बोलता है आइसोनियाजाइड दिया जाता है, आइसोनियाजाइड मेनिंजाइटिस के लिए होता है। टीवी के लिए दिया जाता है रिफेम्सिन। अब जो 6 महीने का प्रोग्राम ये कैसे चलता है? ऐसे चलता है कि जो रिफेम्सिन है ना, ये 2 महीने तक खिलाते हैं पेशेंट को, फिर 2 महीने बाद खिलाते हैं आइसोजाइनेट रिफेम्सिन, इसी का एडवांस फॉर्म आइसोजाइनेट रिफेम्सिन, फिर वो खिलाते हैं 4 महीने तक। इसलिए डॉट्स का प्रोग्राम 6 महीने तक चलता है, इसलिए बोलते हैं कि टीबी की मेडिसिन 6 महीने तक, ऐसे 2 महीने तक रिफेम्सिन खिलाते हैं, पेशेंट इसलिए एडेक्ट हो जाता है, फिर आइसोजाइनेट रिफेम्सिन खिलाते हैं। ये याद होना चाहिए, टीबी के लिए मोस्ट कॉमन ड्रग होती है, ठीक है, रिफेम्सिन और आइसोजाइनेट। रिफेम्सिन ही होता है, उसी का दूसरा ड्रग होता है आइसोजाइनेट रिफेम्सिन। पायराडावाइल भी खिलाया जाता है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन जनरली वही स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्टेमोब्यूटल कहां दी जाती है कि उन लोगों में, जैसे आपको पता है कि पर्टिकुलर कुछ टीबी के पेशेंट्स जरूर आपको ऐसे मिलेंगे जो 6 महीने दवाई नहीं खाते। मालूम क्यों नहीं खाते? 2-3-4 महीने का ही उन्हें लगा रहे सारे सिम्टम ठीक हो गए, दवाई छोड़ दो। उससे क्या होता है कि 3-4 महीनों में तो सर आपने उस बैक्टीरिया को क्या करा, शांत बिठा दिया, उसके सिम्टम्स कम कर दिए, क्या उसको मारा भी नहीं, वो कंप्लीटली 6 महीने में मरता है। तो अब आप क्या करते हो कि आपने 3-4 महीने में दवाई कर दी बंद, उससे क्या हुआ, आपके सिम्टम तो चले गए, मगर अब अगली बार जो टीबी क्या होगा, अब वो जो बैक्टीरिया है वो फिर जग जाएंगे, और इस बार वो बहुत भयंकर ज्यादा सिम्टम लेके आएंगे, और अब आपकी ये मेडिसिन काम भी नहीं करेगी इतनी। क्यों नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि अब वो बैक्टीरिया इन मेडिसिन से ऑलरेडी लड़ चुके हैं, उनमें ताकत आ गई है कि वो इन मेडिसिन से और जिनसे ड्रग से लड़ लेंगे इसलिए। तो उन लोगों में जिनको जो इस ड्रग से रेजिस्टेंस हो चुके होते हैं, यानी दोबारा उन्हें टीबी हो रही है, तो उन्हें इनके साथ साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन और एसएम्ब्यूटाजोल भी दिया जाता है, ठीक है।
इंट्राथीकल थेरेपी मतलब अगर इंट्राथीकल अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन और अगर बहुत ज्यादा है तो ओरली नहीं दे सकते, तो इंट्रावीनस दो। इंट्राथीकल थेरेपी का मतलब होता है इंट्रावीनस। न्यूरोसिफिल्स में क्या दोगे? वही जो है वो चीजें दो, पेनिसिलिन जी, प्रोकेन पेनिसिलिन वगैरह दी जाती है, एरिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है। देखो जनरल जनरल नाम है, कोई सेकेंड ईयर फार्मा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर पूरा लिख के आना है, क्लासिफिकेशन नहीं। एक एक ड्रग के नाम लिख लो, लिख दो, खत्म बात। नहीं याद आए जो एक दो ड्रग है उन्हीं के फिर नीचे लिख दो, सब में एंटीबायोटिक ही है। देखो बस ये मत करना कि वायरस वाले में एंटीबायोटिक लिखा और एंटी और बैक्टीरिया में वो लिखा हो, बस उतनी उतनी गड़बड़ मत करना, बाकी सब थोड़ा बहुत। और टीबी वाले में देखो स्पेशली अलग है, वो बात अलग है। बाकी है ना, तो बाकी थोड़ा बहुत पेनिसिलिन तो न्यूरोसिफिल्स में भी है ना, और आपके क्या बोलते हैं एक्यूट बैक्टीरियल में भी बड़ा पुण्य है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दोगे तो उसको इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मगर बिल्कुल ही नहीं। टॉक्सोप्लाज्मिस में अपन को किससे हो रहा था? प्रोटोजोआ से, तो इसकी तो बिल्कुल अलग होगी, इसमें एंटीबायोटिक मत लिखाना, नहीं तो आप पूरे ही गलत हो जाओगे। बोलेगा टॉक्सोप्लाज्मा में एंटीबायोटिक क्यों लिखाई? क्योंकि बोले ये तो प्रोटोजोआ से हो रही, तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन, दवाई क्यों लिखाई? तो उसमें देते हैं सल्फ्यूराक्यूजन और प्रीमेथमिन, डोपावरिन में बोलते हैं, ठीक है, फोलिक एसिड के साथ 6 वीक्स तक, ठीक है। और अगर पेशेंट को एड्स भी है साथ में, तो उसमें फिर क्लेरथ्रीमाइसिन और रेजिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है साथ में। एक एक ड्रग के नाम याद करने। आज अब एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। वायरल अगर किसी को वायरस की वजह से हो रहा है, आपने अपने अभी आजकल एक बहुत कॉमन नाम सुन रहे होगे, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर नाम सुन रहे हो? हर कोई मांग रहा है रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिलवा दो कोरोना में। हमेशा याद रखो, कोई भी ड्रग के अगर एंड में विर लगाओ, VIR किसके लिए होता है? वायरल के लिए। अगर कोई भी ड्रग के ना आखिरी में एंड लगाओ, वो हमेशा वायरस के लिए होती है, हमेशा वायरस के लिए होती है। मतलब जो भी ड्रग के एंड में वायर लगाए वो वायरस के लिए होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर वायरस की दवाई के एंड में विर लगा होगा, वो नहीं मैं कह रहा हूं। मगर ये वो वाली बात है कि हर विर वाली दवाई वायरल की होगी, मगर हर वायरल की दवाई में विर नहीं लगा होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूँ, 90% मेडिसिन में विर लगा होता है, ठीक है, 90% में। लेकिन ऐसे टोक्लीजुमैब देख लोगे, आजकल टॉसिलिजुमैब चल रहा है, उसमें कोई विर लगा है? नहीं, वो भी तो कोरोना के लिए टॉसिलिजुमैब, ठीक है। तो विर ये बहुत बड़ी पहचान होती है। तो एसाइक्लोविर फैमिली से ये क्या करते हैं? ये उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या उसको वायरस को नहीं मार सकते, तो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो क्या इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। फिर एक होता है राइस सिंड्रोम। राइस सिंड्रोम क्या होता है? ये भी एक तरीके की बहुत रेयर इंसेफेलोपैथी भी होती है, ठीक है। इसमें हम अपना आईसीपी प्रेशर कम करते हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह भी दिए जाते हैं। लास्ट वन, पोलियोमाइलाइटिस। अब आपको पता है सर कि भैया पोलियोमाइलाइटिस की तो कोई दवाई है ही नहीं, तो फिर बोले पोलियोमाइलाइटिस में कोई दवाई मत दो, बोले सिर्फ बेड रेस्ट कराया जाता है, फ्लूइड का जो सिम्टम्स है उनको ठीक करो। क्योंकि देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, वायरस के लिए कोई दवाई नहीं होती। बेड रेस्ट, फ्लूइड इम्बैलेंस, ठीक है, वेंटिलेशन फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर, स्प्लिंटिंग, पीटी, ये सब क्या, ये सिम्टम्स पे वर्क कर रहे हैं। ये किस पे वर्क करते हैं? ये सारे के सारे सिम्टम्स पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरल हो, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, उसके सिम्टम्स पे काम करो या उसकी ग्रोथ को रोक सकते हो, वायरस को मार नहीं सकते। हाँ, मगर यह है कि पोलियो में प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। प्रोफिलैक्सिस का मतलब पता है क्या होता है? पहले से ही वैक्सीन वगैरह सब क्या होती है? प्रोफिलैक्सिस ही तो होती है। आप में से अगर अभी किसी को वैक्सीन लग गई है क्या? अगर किसी को वैक्सीन लगेगी भी ना, तो आपको बोलेंगे पैरासिटामोल ले लेना पहले से, कि बुखार ना आए। तो प्रोफिलैक्सिस का मतलब ये होता है कि पहले से ही एडवांस में ही कोई चीज ले लो। तो वैक्सीन भी एडवांस में होती है कि आपको भले डिसीज नहीं हुई है तो क्या हुआ, आप वैक्सीन पहले ही लगा लो। जो आप 7 वैक्सीन ओरल 2 बूंद पोलियो की पीते हो ना, वो 7 होती है। सॉल्ट वैक्सीन वैसे शायद इंट्रावेनस दी जाती है। तो 7 वैक्सीन ओरली होता है, ठीक है। अब ये तो बाकी फिर वही चीजें आ गई हैं जो मैंने आपको क्या बोलते हैं अभी पढ़ा चुका हूँ। सेरिब्रल एब्सेस में सीटी स्कैन, ब्लड कल्चर, ड्रेनेज वगैरह कराते हैं, ठीक है। ये वही सारी इंसेफेलोपैथी में। यहाँ ईईजी भी करा सकते हो, क्योंकि ईसीजी हार्ट में कराते हैं और ईईजी ब्रेन में कराते हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा। सीटी, एमआरआई, सीरम, एंटीबॉडीज वगैरह, वायरल आइसोलेशन के लिए बायोप्सी वगैरह कराते हो। फिर वही सारी चीजें, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फॉर